हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी जो क्लासेज है ये क्लासेज आपके महिला सुपरवाइजर की चल रही थी, जो कि आपका 13 जुलाई को एग्जाम में होने वाला है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस का जो ये आपका द्वितीय खंड है उसका जो आपके टॉपिक है वो छठा टॉपिक कुपोषण है, वो हम कर रहे थे। कल एक क्लास इसकी हो चुकी है जिसमें हमने इसके बारे में जाना। कुपोषण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, बच्चों में इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब ये आपके बाल्यावस्था से आपके युवावस्था में जाते हैं, तो उसके क्या क्या प्रभाव उसके साथ जाते हैं, क्या क्या इसमें रहता है, क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये सारी चीजें हमने कुपोषण के कल वाली क्लास में हमने कंप्लीट की थी। फिर इसका जो आज का टॉपिक बचा था वो बचा था आपके कि कुपोषण है उसके बारे में, कि इसके बारे में क्या क्या पहल की गई है, इसके जो हमारे यहाँ जो प्रकार चल रहे हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी, तो जो इसकी हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, अच्छे से हम इसको समझेंगे। दूसरी बात, आज की क्लास में हमें एमसीक्यू करेंगे। आज की क्लास में क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो आज की इसी क्लास में आपको पता चल जाएगा कि कुपोषण जो हमारे 8 नंबर का है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो हमसे पूछे जाएंगे। और हमें इस टॉपिक को जो हमने कवर किया है इसमें हमने 8 नंबर हमारे कवर कर लिए या नहीं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद रखना कि जो इस क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। वहीं पर मैं इसके अलावा और भी कंटेंट है आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि कुपोषण है वो क्या होता है। शरीर में कुपोषण की 3 स्थितियां होती हैं। कुपोषण 2 प्रकार का, आपका अल्प पोषण और अति पोषण होता है। इनमें क्या क्या चीजें होती हैं ये सब हमने देखा। हमारे देश में ज्यादातर है जो अल्प पोषण के बच्चे हैं वो शिकारे होती हैं। अगला फिर इसके बारे में हमने बच्चों में देखा था कि जो सामान्य बच्चा होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। कम वजन का बच्चा ऐसा नाटापन और दुबलापन है वो बच्चों में पाया जाता है जो कुपोषण से शिकार होते हैं। अगला फिर हमने कुपोषण के लक्षण देखे थे। उसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर ये बीमारी गंभीर हो जाती है यानी कुपोषण अपना गंभीर रूप ले लेता है तो उन मामलों में क्या क्या लक्षण है वो दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो कुपोषण के कारण देखे थे कि कुपोषण है वो किस किस कारण से होता है। कुछ सामान्य कारण है वो कुछ इस प्रकार थे जो कि हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। बच्चों में कुपोषण के कारण हमने देखे, भोजन की कमी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, दूषित वातावरण में रहता हो और दूषित जल पीता हो, तो ये कारण है वो बच्चों में कुपोषण के हो सकते हैं। कुछ अंतर्निहित कारण भी देखे थे, जैसे गरीबी हो गया, समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति हो गई, सामाजिक मान्यताएं भी होती है, अशिक्षा और जागरूकता में कमी, ये कारण भी हो सकते हैं बच्चे के कुपोषित होने के। उसके बाद हमने बच्चों के कुपोषण के लक्षण देखे थे, जो मैंने आपको बताया था कि ये बच्चा देखने में कुपोषित लग रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर का वजन कम हो जाता है, कुपोषण में कमजोरी आ जाती है, शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, पीला रंग हो जाता है, उसका जो त्वचा होती है वो पीले रंग की हो जाती है। जब वो कार्य करता है तो वो शीघ्र थक जाता है, यानी उससे काम में नहीं होता, उसे घबराहट होने लगती है, वो चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। उसकी जो आंखें होती है उसके नीचे डायरेक्ट सर्कल हो जाते हैं, आंखें धसी हुई दिखाई देती हैं और उसके नीचे काले वर्त बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आगे हमने देखे थे कि बच्चों में कुपोषण के क्या प्रभाव होते हैं। अगर बाल्यावस्था में जो कुपोषण का शिकार हुआ है वैश्विक जीवन पर उसके क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमने बच्चों में कुपोषण के प्रभाव की, जैसे बच्चा बार बार बीमार पड़ने लग जाता है, उसकी शारीरिक और बौद्धिक जो विकास होता है उसमें कमी आ जाती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ाई में पिछड़ जाता है, वयस्क होने पर उसके काम में उसकी क्षमता में ये प्रभाव दिखता है। फिर हमने देखा था आगे कि बच्चों में कुपोषण को किस तरह पहचाना जाता है। जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि इसमें एक सामान्य बच्चा है, एक कम वजन का है, एक नाटेपन का है, एक दुबला बच्चा है। तो उनमें जो अल्प वजन होता है उसको हम किस प्रकार से, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या क्या इसमें है वो निहित किया गया है कि आप इस चार्ट से कैसे अल्प वजन बच्चे का पता लगा सकते हो। तो कल हमने पूरी चर्चा की थी दुबलेपन की, नाटेपन की, इससे क्वेश्चन है वो काफी बनता है। तो ये जो है ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा अच्छी तरह समझने के लिए आपने कल की क्लास ली होगी, अगर नहीं ली है तो उसे जरूर ले लेना।
आगे देखिए, आगे फिर हमने देखा था कि अगर अच्छे पोषण से बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करनी है तो जो उसके स्टार्ट के जो 1000 दिन है उनको बहुत ही अच्छा, यानी उसके वो दिन सुनहरे दिन बनाने होंगे। आपके 270 दिन गर्भावस्था के और जन्म से 2 वर्ष का समय उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में हमने देखा कि अच्छे पोषण हेतु डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित अनुशंसित 10 पोषण हस्तक्षेप, जिसमें से मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम चैनल पर ये प्रोवाइड करवा दिए थे, जैसे आपका 7वां 8वां 9वां और 10वां। कल भी मैंने आपको 3 4 है वो 4 तक हस्तक्षेप प्रोवाइड करवा दिए थे। ये जो हस्तक्षेप है ये एक साथ एक बार फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप इनको एक साथ है वो रिवीजन इनका कर सको। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकती है। ये कल की क्लास में हमने देखा था। अब हम पढ़ेंगे कुपोषण के प्रकार और क्या क्या पहल है वो स्टार्ट की गई है हमारे यहाँ, जिससे कुपोषण को है वो खत्म किया जा सके या इसको इसकी गति को है वो रोका जा सके। तो आई होप आपको कल वाला अच्छे से समझ आया होगा। आज इसका एक अच्छा सा क्विक रिकॉल आपको हो गया होगा। अब हम आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। कुपोषण की बात करें तो जो गंभीर तीव्र कुपोषण होता है उसके बारे में देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ गंभीर तीव्र कुपोषण यानी एस ए एम को बहुत कम वजन या ऊंचाई या मध्यम ऊपरी बाह की परिधि 115 मिमी से कम या पोषण संबंधित सौफ की उपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है। भूखमरी या कुपोषण की स्थिति में ऊतकों में असामान्य द्रव प्रतिधारण विशेष रूप से प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। यानी इसका पॉइंट क्या है कि प्रोटीन की कमी से ये भूखमरी या कुपोषण की स्थिति ऊतकों में असामान्य द्रव प्रतिधारण होता है। इसमें हमें याद रखना है कि जो गंभीर तीव्र कुपोषण है ये क्या है, एस कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट रह जाता है याद रखना सैम क्या होता है। अगला, सैम से पीड़ित बच्चों में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित होने पर उनकी मौत की संभावना 9 गुना अधिक हो जाती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैम से पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी कोई भी अगर वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उनकी संभावना कितनी हो जाती है कि उनकी मौत की संभावना, तो ये 9 गुना होती है। सैम से पीड़ित बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो रेड जोन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें द्वितीयक संक्रमण से ग्रसित होने का उच्च जोखिम रहता है। पीड़ितों का यह वर्ग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, यानी जब बच्चा गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित हो जाता है तो वो डेफिनेटली बीमार होगा। यानी जब वो उसका द्वितीय संक्रमण होता है वो बीमारी का ही होता है और उसमें काफी ज्यादा जोखिम होता है, उसमें उसकी मौत भी हो सकती है और उसकी संभावना है वो कितने 9 गुना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें आपको गंभीर तीव्र कुपोषण है सैम की जो फुल फॉर्म है वो आपको आनी चाहिए। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला आता है मध्यम तीव्र कुपोषण। मध्यम तीव्र कुपोषण की बात करें, इसका क्या है, मैम, जिसे निर्बलता के रूप में भी जाना जाता है। इसे लंबाई के अनुपात में आवश्यक वजन के अंतरराष्ट्रीय मानक संकेतों 2 स्कोर 3 और 2 मानक विचलन के मध्य या 11 सेमी से 12.5 सेमी के बीच मध्य ऊपरी भुजा परिधि द्वारा परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखना, अमियम की बात आती है तो 11 सेमी से 12.5 सेमी, और जब सैम की बात आती है तो 115 मिमी से कम। ठीक है, दोनों चीजों में आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है गंभीर तीव्र कुपोषण यानी 115 मिमी की परिधि से कम, और अगर बात आ जाए आपके किसकी, मध्यम तीव्र कुपोषण की, तो 11 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, अमियम से पीड़ित बच्चे कुपोषण के लक्षणों को दर्शाते किंतु ये येलो जोन की श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका जीवन खतरे में नहीं है। यानी जो मध्यम तीव्र कुपोषण है वो डेंजर वाली स्थिति नहीं है, लेकिन आपका तीव्र यानी गंभीर तीव्र कुपोषण है वो डेंजर वाली स्थिति है। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि जो सैम से पीड़ित बच्चे हैं वो किस में आते हैं, रेड जोन में आते हैं, ये रेड जोन में आते हैं, और जो मैम से ग्रसित बच्चे हैं ये आपके येलो जोन में आते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन इसी से पुटअप हो जाता है, ऐसे कि रेड श्रेणी में आने वाले बच्चे किस कुपोषण से ग्रसित होते हैं, तो आपको याद रखना है गंभीर तीव्र कुपोषण से। येलो जोन में आते हैं मध्यम तीव्र कुपोषण से। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मध्यम तीव्र कुपोषण में है तो 11 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के बीच मध्य ऊपरी भुजा परिधि इनकी रहती है, और उसमें 115 यानी मिमी 115 मिमी से कम। ठीक है,
अब ये हमने कुपोषण के प्रकार देख लिए। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पहल की, कि जो कुपोषण है इसको रोकने के लिए क्या क्या पहल है वो स्टार्ट है वो की गई है। पहले देखें तो पोषण अभियान, सबसे पहला आता है पोषण अभियान। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन एनएनएम या पोषण अभियान प्रारंभ किया था। आपको याद रखना है एनएनएम की फुल फॉर्म क्या है आपके, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसकी भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एसएएम की फुल फॉर्म क्या थी आपके? आपके क्या था? गंभीर तीव्र कुपोषण, ठीक है। एमईएम की मध्यम तीव्र कुपोषण, एनएनएम की राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम अगला देखें, मध्याह्न भोजन यानी एमडीएम योजना, इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है, जिससे स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो अपने राजस्थान में के मिड डे मील या हमारे यहाँ जैसे हमारे देश में भी ये शुरू की गई है ना, जो कि ये आपके जो स्कूल होते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, इसमें आपको दोपहर का भोजन है वो करवाया जाता है। तो वो है ये मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है कि जो स्कूलों में नामांकन है उसकी यानी उपस्थिति है वो ज्यादा करना, इसके प्रत्यक्ष और सकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। उसके बाद में आता है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 का है। इसका उद्देश्य अपने संबंध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा निश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाया जा सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये अधिनियम कब का है, ये 2013 का है। अगली आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो आप भी एक चीज याद रखना कि जो आपका क्वेश्चन आपके जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कोई योजना, कोई कार्यक्रम या कोई अधिनियम होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आपकी पहल है ये आपकी कितनी है? 6 से 7 होंगी। जैसे इस स्लाइड में हमने 4 देखी है, तो 3 से 4 और देख लेंगे हमें, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टॉपिक में, जिनका आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है आपका एकीकृत बाल सेवा योजना आईसीडीएस। इसे वर्ष 1975 में स्टार्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस योजना के बारे में आपको काफी सारे क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज में करवाए थे। क्यों? क्योंकि ये योजना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार एक क्वेश्चन तो पुटअप होता ही है। हर बार का मतलब है कि अब की बार महिला सुपरवाइजर में तो मान लिया कि ये जो सिलेबस है इसी बार आया है, लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली जो आपकी वैकेंसी है उसमें यही आपका सिलेबस जो आपके पार्ट बी है, यही आपके टॉपिक दिया हुआ है। तो उसमें इससे क्वेश्चन है वो पुटअप होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए थे। अगला 1975 में स्टार्ट की गई। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी जो माताएं हैं उनको पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करना है। आपको टीकाकरण, ये जो आपका टॉपिक है अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। मैंने आपको टेलीग्राम पर कुछ फैक्ट है वो प्रोवाइड करवाई है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया उन चीज पर तो ध्यान दे लेना, उसको अपने पास है वो सेव कर लेना, एक दो बार इसका रिवीजन कर लेना। क्योंकि टीकाकरण अगर अलग से टॉपिक है तो वो आपको पता है कि कितने नंबर का है। अगला एनीमिया मुक्त भारत अभियान, इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया। मिशन का उद्देश्य है कि एनीमिया की वार्षिक दर को 1 से 3% अंक तक कम करना। तो आपको मैंने कितने 4 और 2 6 है वो आपको इसमें पहल है वो आपको बताई है। पोषण अभियान 2022, मध्याह्न भोजन है, ये क्या है कि जो स्कूल में जो नामांकन है उसका प्रतिशत है वो बढ़ाना,
ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो कि आपकी, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको बेहतर सुविधा प्राप्त करवाने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए प्रोवाइड करवाना। उसके बाद अगर हम देखें तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है, ICDS, जो 1975 में स्टार्ट की गई थी, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है। अगला अगर हम देखें, एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 से स्टार्ट किया गया। तो ये था आपका कुपोषण, जिसमें हमने कुपोषण के बारे में, कुपोषण है क्या, कुपोषण के प्रभाव क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसकी रोकथाम किस प्रकार होती है, बच्चों में ये किस प्रकार का रूप धारण कर सकता है, जो कुपोषण है इसके हमने प्रकार भी देख लिए। ठीक है। इसके हमने पहल भी देख ली, यानी इसके कोई कार्यक्रम योजनाएं हैं वो भी हमने पढ़ ली। तो आपका ये जो आपका टॉपिक है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा क्या है, इसमें हमारी बची है प्रैक्टिस, जो कि हम करेंगे हमारे एमसीक्यूज की मदद से। तो आज हम इसमें 20 से 25 एमसीक्यूज है वो करते हैं, जिसमें आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि सभी को पता चले कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ यार, मेरे तो 18 ही हो रहे थे लेकिन इस बंदे के तो 20 हो रहे हैं, यानी इसने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं भी एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि किसके कितने अच्छे तैयार हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यूज की ओर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इस जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज मैं करवा रही हूँ। अब हमारी जो अगली क्लास होगी, या तो पार्ट बी के किसी एक टॉपिक को लेकर आऊंगी, या फिर मैं आपके जो मैनेजमेंट है, आपके पार्ट ए का प्रबंधकीय गुण, उसके एमसीक्यू है वो लेके आऊंगी, और वो भी कैसे, मिक्स वाले। ठीक है। या आपकी जो आपके पार्ट बी है इसके भी मिक्स है वो एमसीक्यूज है, वो क्लास हम लेके, अभी आगे 3 दिन की छुट्टियां आ रही है, सैटरडे संडे की, और हाँ मंडे की भी छुट्टी है। तो इन 3 क्लास में मैं आपको जितना ज्यादा हो सकेगा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी एमसीक्यूज की क्लास लेके आऊंगी, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज है वो भी आपको ज्वाइन करनी चाहिए। आप हमारी टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हो तो आपको 100 रुपए में 10 टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसकी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप @प्रीत क्लासेज 05, ठीक है, जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहां पर आपको इसकी सूचना है वो जैसी भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसका जो लिंक है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज नहीं, कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब है, टेस्ट चाहे किसी का भी हो, लेकिन टेस्ट है वो होना अच्छा चाहिए, आपके एग्जाम के लेवल का होना चाहिए, और उससे पता चलना चाहिए कि हाँ हमारी तैयारी कितनी हो रही है। चलिए अपन एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, प्रोटीन यानी ऊर्जा कुपोषण, PEM, PEM एक ऐसी स्थिति से मेल खाता है जहां शिशु के आहार में कमी होती है। कार्बोहाइड्रेट, कुल कैलोरी, प्रोटीन, और ए इसमें क्या है, बी और सी दोनों। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा कुल कैलोरी और ए प्रोटीन, यानी राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की उपलब्धता और अपर्याप्त अवशोषण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोटीन की अधिकता कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, पेप्सिन एंजाइम कुपोषण, पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जो अभी हमने पिछले में बात की थी। ये देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, PEM, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि PEM की फुल फॉर्म बताइए, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक ऐसी स्थिति से मेल खाता है जहां शिशु के आहार में कमी होती है कुल कैलोरी की और प्रोटीन की। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्या चीज, PEM की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होती है। इसमें शिशु में किस आहार में कमी आती है, कुल कैलोरी होती है उसमें कमी, और प्रोटीन की कमी से ये कुपोषण है वो हो जाता है। अब अगला क्या पूछा है, शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की उपलब्धता और अपर्याप्त अवशोषण को कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, PEM अधिकतर देखा जाता है उसके विनाशकारी परिणाम होते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM इंपॉर्टेंट है ना। PEM अधिकतर देखा जाता है किन में, वयस्कता और किशोरावस्था में, किशोरावस्था और प्रारंभिक बचपन में,
शेषवावस्था और प्रारंभिक बचपन में, केवल शेषवावस्था में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। शेषवावस्था और जो आपका प्रारंभिक बचपन है उसमें आपके पीईएम के लक्षण विनाशकारी परिणाम है वो होते हैं। अगला, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तपेदिक, मेरासम्स, गंडमाला, एंजाइना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेरासम्स। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो कि बच्चों में होता है। अगला है, प्रसव के बाद दिनचर्या के तहत इस प्रक्रिया से नवजात शिशु का तुरंत मूल्यांकन किया जाता है। नवजात विकास पैमाना, डुबोविट्स बेलार्ड स्केल, अपगार स्कोरिंग प्रणाली, शिशु कार्य क्षमता पैमाना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपगार स्कोरिंग प्रणाली है उसके द्वारा जो प्रसव के बाद जो दिनचर्या के तहत प्रक्रिया से नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यह पहला संकेत हो सकता है कि पीईएम के कारण मस्तिष्क को स्थायी क्षति हुई है। जन्म के दौरान धीमी प्रतिक्रिया हो तो पता चले, सिर की परिधि कम हो गई हो तो, समय के पहले जन्म और जन्म से समय कम वजन, जन्म के समय है वो कम वजन हो तो ये। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। अगर सिर की परिधि कम हो गई है तो आपको पहला संकेत मिल गया है कि बच्चा है वो पीईएम से कुपोषित हो चुका है। ठीक है। अगला, वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना इनमें से किन संकेतकों के आधार पर की जाती है? अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये सारे के सारे अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर है, ये चारों के चारों आपके वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना में आते हैं। आपको एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप बताना कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक है वो 2024, इसमें हमारी क्या रैंक है, इसमें हमारे भारत की है वो इस इंडेक्स में क्या रैंक है, आप कमेंट करके जरूर बताना। राइट आंसर इसका ऑप्शन है डी हो जाएगा। एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? यानी अगर बच्चे में वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है, कम हो रही है और उसके पूरे शरीर पर नीले चकत्ते पड़े हुए हैं, तो उसको किस चीज का सुझाव दिया जाए, ये पोषक तत्व वो खाए तो वो ठीक हो सकता है। तो ये कौन सा हो सकता है? ये आपका हो जाएगा दाल, सिट्रस परिवार के फल यानी मौसमी, संतरा, नींबू आदि, अंडे की जर्दी और दूध। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिट्रस परिवार के फल यानी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, मौसमी, संतरा, नींबू हो जाएंगे, ये उसे खाने चाहिए ताकि उसमें वृद्धि है वो भी मंदित ना हो और उसके शरीर पर जो नीले पड़े हुए चकते हैं वो भी ठीक हो जाए। अगला हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, पोषण से संबंधित विकार को कहा जाता है? पोषण का संतुलन, पोषण की अघुलनशीलता, पोषण की घुलनशीलता और कुपोषण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुपोषण कहा जाता है पोषण से संबंधित विकार को। अगला, पोषण का वह प्रकार जिसमें शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पोषक तत्वों का सेवन किया जाता है? पेप्सिन एंजाइम कुपोषण, खनिज की कमी से होने वाले रोग, पोषक तत्वों का अधिक सेवन और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषक तत्वों का अधिक सेवन है वो हो रहा है। अगला क्वेश्चन, 6 महीने की उम्र तक यह नवजात शिशुओं और छोटे शिशुओं के लिए आदर्श भोजन है? सोया दूध, चावल अनाज, स्तन का दूध, आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ का जो दूध होता है वो 6 महीने की उम्र तक यह नवजात शिशु और छोटे शिशुओं के लिए आदर्श भोजन है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को है वो माँ के दूध के सिवा कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद है उसको भोजन में जो भी उसके लिए जो बेहतर होता है वो उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए 6 महीने तक उसका। और वैसे माँ का दूध है बच्चे को 2 साल तक पिलाना चाहिए। ये चीजें कल जो हमने WHO के द्वारा जो 10 हस्तक्षेप दिए गए थे उसमें मैंने आपको ये चीज है वो पढ़वाई थी, याद करवाई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्षय रोग, क्वास
क्वास्कोर रोग है, बुखार और मलेरिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, क्वास्कोर। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो आपका ये हो गया क्वासिकोर रोग, और एक आपका मेरा सम्स रोग जो हमने अभी पीछे बात की थी, मेरा सम्स रोग। ये भी आपके प्रोटीन की कमी से होता है, एक क्वासिकोर रोग होता है। ये दोनों के दोनों रोग है वो बच्चे में प्रोटीन की कमी से होते हैं, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय पूर्णकालीन नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार है वो कितना होना चाहिए? 5.2 किलोग्राम, 4.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम और 2.2 किलोग्राम। जो इसके लिए आदर्श वजन माना जाता है वो माना जाता है 3.2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है दाल, अनाज, पत्ता गोभी और मछली का तेल। तो राइट आंसर हो जाएगा फिश ऑयल है वो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहार्य लक्ष्य है? सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना, न्यूनता जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, और सारे के सारे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत है उच्च अवशोषण मान, उच्च प्रतिधारण मान, उच्च जैविक मान, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, उच्च जैविक मान। अगला, वर्दी मंदन और पेशियां एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधित की दो सतत विशेषताएं, किस रोग की दो विशेषताएं है? तो इसमें हम देखें मुखपोक, स्कर्वी, पिलाग्रा और मेरा सम्स। तो अगर हम देखें तो ये तो इसके कुपोषण से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मेरा सम्स है वो कुपोषण से रिलेटेड है, यानी आपके प्रोटीन की कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, जनसंख्या नियंत्रण और खेल कूद को बढ़ावा देना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। अगला, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है गरीबी, अज्ञानता, जनसंख्या वृद्धि और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे के सारे कारण है हमारे इंडिया में कुपोषण के मेन कारण है। कुपोषण का अर्थ होता है अल्प पोषण, अति पोषण, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हमने काफी बार पढ़ा है कि कुपोषण के प्रकार दो होते हैं, एक तो आपका अल्प पोषण और एक अति पोषण। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होती है। प्रोटीन कुपोषण के उपचार प्रोटोकॉल इनमें से किससे प्रारंभ होते हैं? तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि से आरंभ होती है, बाहर वहन व्यायाम से, संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षीकरण से, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है कहलाता है कुपोषण, संरोपण, प्रतिरक्षीकरण और पोषण। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन है सी, प्रतिरक्षीकरण, प्रतिरक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, SAM, SAM का पूरा नाम है सीवियर एल्बुमिन मैनिफेस्टेशन, सीवियर एक्यूट मोल्यूट्रेशन, सीवियर एटोपिक मोल्यूट्रेशन। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपको पता है कौन सा होगा, क्योंकि हमने बात की थी, हमने एसएम की बात भी की थी, एमईएम की बात की थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन है बी, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। मैंने आपको बोला था एसएम की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इसकी कंडीशन 115 mm यानी मिमी से कम होना चाहिए। एसएम की अगर हमने बात की थी तो वो भी आपको पता होना चाहिए 10 से 12.5, ठीक है, सेंटीमीटर। वो भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर एसएम से कुपोषित है तो वो आपके रेड जोन में आता है, अगर अमीएम से कुपोषित है तो वो आपके येलो जोन में आता है। ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी हो जाएगा। ये सारे काफी सारे इंपॉर्टेंट हमने 23 क्वेश्चन कुपोषण से रिलेटेड कर लिए। जो कुछ थोड़े से बाहर से बन सकते थे वो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करवाए हैं। बाकी कोई और क्वेश्चन होगा वो जो हमने किया था उसी में से आपको
आ जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे हमारी कल की क्लास में, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आपके पास सिर्फ 1 महीना रहा है, 1 महीने में भी एक दिन आपका कम हो गया है। तो वो आप पर, अब आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितना अच्छा स्कोर है कर पाते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।